तो हेलो, मैं अक्षय सर आप सभी छात्र छात्राओं को अपने YouTube चैनल अक्षय सर ल्यूसेंट क्लास में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है 10th क्लास के छात्र छात्राओं का। आज जो आपको हम सेंटअप एग्जाम के प्रश्न उत्तर बताएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज से पहले जो सेंटअप एग्जाम होता था उसका पैटर्न कुछ अलग होता था, लेकिन इस बार जो सेंटअप एग्जाम हुआ है उसका पैटर्न बिल्कुल बोर्ड एग्जाम से मिलता जुलता पैटर्न दिया गया था। बिल्कुल इसी तरह हूबहू बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि आज से पहले जो सेंट्रल एग्जाम हो रहा था उसमें कुछ ना कुछ कम क्वेश्चन पूछा जाता था। ये फाइनल एग्जाम का एकदम सेम टू सेम पैटर्न बताया गया है, जो कि आप जान जाइए सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपको फाइनल एग्जाम में। तो चलिए हम सेंट्रल एग्जाम के क्वेश्चन जो आएंगे उसको हम देखते हैं कि किस तरह से आया है, और उसकी तैयारी भी करेंगे, उसको सीखेंगे भी और समझेंगे भी किस तरह से हमको बनाना है। तो चलिए यहाँ देखिए, आपको लिखा गया इसी तरह आपको फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा। दिए गए कोड दिया गया, आपको कॉपी को कोड में लिखना पड़ेगा। कोड जो है ना कॉपी में लिखना पड़ता है। देखिए लिखा गया कुल प्रश्न कितना दिया है, 100 दिया है ऑब्जेक्टिव, और 6 दिया गया क्या आपका सब्जेक्टिव दिया गया है, जो कि 6 सब्जेक्टिव बनाना है। टाइम लिखा गया आपको बिल्कुल कितना टाइम दिया गया जी, 3 घंटा 15 मिनट, जो कि आपको 15 मिनट अतिरिक्त समय मिलता है पढ़ने के लिए। देखिए सारा चीज लिखा गया है, अपने अनुसार दे सभी प्रश्न उत्तर लिखेंगे। 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें से किसी 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। 100 में 100 प्रश्न को नहीं बनाना है, कितना बनाना है 50। जो आपको सबसे आसान लगते जो अच्छा होता है उसी को बनाना है, क्योंकि 50 से अगर आप अतिरिक्त बनाते हैं, ज्यादा बनाते हैं, तो आपको 50 से ज्यादा वाले को क्या कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। अतिरिक्त जो 50 से ऊपर बना है उसको काट दिया जाएगा, चाहे वो सही हो या गलत हो। इसीलिए आप चुन के अच्छे से 50 को बनाए, ऑब्जेक्टिव पहले सही, और उसके बाद जो है कि आप सब्जेक्टिव को बनाने का प्रयास किए। बता दिया गया सब किसी प्रकार का व्हाइटनर, सरल पदार्थ, ब्लेक, नाखून इत्यादि का प्रयोग उत्तर पुस्तिका में नहीं करेंगे। खंड ब में 6 विषय लिस्ट प्रश्न है, सभी को हम बताएंगे। एकदम बिल्कुल इसी पैटर्न से एग्जाम देना है। देखिए लिखा गया है ना, प्रश्न संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR उत्तर पत्रिका में चिन्हित करें। देखिए 50 को ही बनाना है, याद रखेगा। कितना बनाना है जी, 50 बनाना है। देखिए ये क्वेश्चन आपको आ गया बोर्ड पे, ये आया था इस बार का सेंट्रल एग्जाम में। हम एक एक करके सीखते हैं और बनाने का प्रयास करते हैं। क्या है, देखिए क्या है, ओ का उच्चारण स्थान क्या है, जल्दी बोलिए। तो जानते हैं जी, ऊ का उच्चारण स्थान जो होता है यह क्या होता है जी, ओष्ठ होता है। आप बनाए भी होंगे बिल्कुल, सभी चीज का जो होता है, सभी वर्ड का उच्चारण स्थान आपको याद रखना पड़ेगा। हमने अपने सेशन में बताया सभी बच्चे को उच्चारण स्थान। ठीक है, निम्नलिखित में उद्धरण चिन्ह कौन सा है, तो जानते हैं डबल हाइफन दिया जाता है। ये जो है बी नंबर, ये क्या कहलाता है जी, उद्धरण कहलाता है, उद्धरण चिन्ह है। चलिए ध्यान रखेंगे। ये देखिए ये बहुत अच्छा है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द कौन है, त्रिपाठी, जानते गलत है। सुदामा संदर्भ, तो संदर्भ क्या है, शुद्ध शब्द है। तो याद रखेंगे इसका शुद्ध शब्द क्या होगा, संदर्भ। इस आता है सेंटेंस बार बार एग्जाम में, इसी का रिपीट आएगा। तो आप लिखिए, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है, तो बताइए आप जानते हैं ना, हिंदी भाषा को किस लिपि में लिखा जाता है। तो याद रखेंगे हिंदी को किस लिपि में लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में, याद रखेंगे। और गुरुमुखी लिपि में कौन लिखा जाता है जी, पंजाबी को। और रोमन लिपि में किसको लिखा जाता है जी, अंग्रेजी को। इसे याद रखना है, ये बिल्कुल आता है। कभी पूछ देगा कि आपको रोमन लिपि में किसे लिखा जाता है, आप क्या बोलिएगा, अंग्रेजी को। और पंजाबी को किस लिपि में लिखा जाता है, गुरुमुखी लिखने। तो देखिए हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या क्या होती है, तो याद रखेंगे हिंदी में जो है अनुनासिक वर्णों की संख्या क्या होती है जी, 5 होती है। याद रखना, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे, ये दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन दिया गया, ये क्वेश्चन है थोड़ा सा कुछ देर के लिए। देखिए क्वेश्चन दिया गया, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब उस क्रिया को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं पढ़ा है, जब विशेष बल देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है जी, बाला घात कहा जाता है। देखिए बहुत अच्छा संधि विच्छेद आया, सब बचानता। पावक का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी बोलिए। पावक का संधि विच्छेद प जोड़ अक,
पॉज और अक, क्या हो गया? पावर। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है क्वेश्चन, दिख रहा है? ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये क्वेश्चन देखिए यहां लिखा गया है पैजोर पान, पैजोर पान, इसका उत्तर क्या होगा? पैजोर पान, इसमें तो इधर से दिखेगा ही नहीं, तो पैजोर पान का उत्तर क्या होगा? देखिए यहां लिखा है पैपान, पयोपान, पावन, पैपान। तो याद रखेंगे पैजोर पान का उपयोग क्या होगा? संधि क्या होगा? पैजोर पान, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए क्या लिखा गया, अजंत, अजंत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी बोलिए, अजंत शब्द का संधि भी होगा अच जोड़ अंत, अच जोड़ अंत। ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, याद रखना बिल्कुल, ये सब क्वेश्चन जो है ना बराबर पूछा जाता है, इसीलिए ये क्वेश्चन का आपको क्या सीखना है जी? बनाने के लिए सीखना है, ठीक ना। देखिए किस किस विरामा चिन्ह का प्रयोग हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय, करुणा इत्यादि भावों को व्यक्त करने में क्या आता है? याद रखिएगा, किसको क्या? विस्मया बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। हर्ष, विषाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, भय में क्या आता है? किसका प्रयोग जी? विस्मया दो बोध का। चलिए ये क्वेश्चन हमको बार बार बहुत बार पढ़ाया गया है, आप जानते होंगे जी, बिल्कुल बताइए। तो ये क्या है जी? श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने किस विख्यात भाषण को संपादित अंश है? बताएं जी, ऑब्जेक्टिव में मेरा नोट्स में भी है। तो एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, एनिहिलेंस ऑफ कास्ट, जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया श्रम विभाजन और जाति प्रथा, किसका पाठ है जी? एनिहिलेंस ऑफ कास्ट का विख्यात भाषण है। चलिए देखिए ये क्वेश्चन कितना अच्छा है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं चाहता हूं कि वह जेंटलमैन जरूर बने और जो कुछ बने उसका काम हो उसे पूरी आजादी रहेगी। यह कथन विष के दांत शीर्षक कहानी से लिखे गए हैं। जानते हैं जी विष के दांत के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, उन्हीं के द्वारा लिखा गया कहानी। तो कौन बोलता है यह बात? तो विष के दांत में जो बोलते हैं ये पत्रकार महोदय बोलते हैं। कौन बोलते हैं जी? पत्रकार महोदय बोलते हैं, याद रखेंगे। हिंदी कविता में प्रभुवाद के प्रवर्तक और नई शैली के आलोचक कौन है जी? याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा, यही है नलिन बिलोचन शर्मा, यही लिखे हैं विष के दांत है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रेम पीर के कवि कौन है जी? प्रेम पीर के कवि जानते हैं जी? प्रेम पीर के कवि जो है वह घनानंद है। लेहू मन भर देहू छटांग भर नहीं थी। प्रेम पीर का कवि कौन है जी? घनानंद है, याद रहेगा ना। प्रेम प्रिय कवि कौन है? घनानंद है। चलिए नेक्स्ट में देखें, निम्नलिखित में कवित्री अनामिका रचित रचना कौन है? जानते हैं जी? अनामिका रचित रचना आपके बुक में अक्षर ज्ञान, लेकिन उसमें बोला गया इसमें और उसकी जो रचना लिखी गई है तो वो कौन सा लिखा गया बताइए? तो अनुप्रस्थ लिखा गया, अनुप्रस्थ। इसका मेन है आपका बुक में अक्षर ज्ञान, किसने लिखा जी? अनामिका ने। उसमें लिखिएगा ना, देखिएगा उसके द्वारा और लिखा गया है, जो कौन लिखा गया? अनुप्रस्थ। देखिए आज ही बच्चे में बताए थे, हम ये बताए थे ना, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? जल्दी बोलिए। जानते हैं जी? बिहार की जन्मभूमि है, बिहार की भूमि है, दिनकर की भूमि है कही जाती है। तो दिनकर जी का जन्म बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था, याद रहेगा। बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में किसका जन्म हुआ था जी? रामधारी सिंह दिनकर, जो हमारे देश के राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं। चलिए ये देखिए तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कवि जीवनानंद दास रचित शीर्षक किस शीर्षक कविता के आलोचकों के द्वारा रविंद्रोत्तर युग श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? याद रखिएगा क्या? वनलता सेन को। किसको क्या गया जी? वनलता सेन को, याद रखना है सब। देखिए बहुत अच्छा। किसके द्वारा निमंत्रण भेजने पर लेखक अशोक वाजपेयी रंग समारोह में अविन्यो गए थे? जानते हैं जी? अविन्यो गए थे। तो किसके द्वारा भेजा गया था जी? पीटर ब्रुक के द्वारा भेजा गया था। इन्हीं के द्वारा आपको क्या भेजा गया था जी? निमंत्रण भेजा था, तभी वो गए थे, अविन्यो गए थे समारोह में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, परंपरा का मूल्यांकन। जानते हैं जी? परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह की व्यवस्था है? जल्दी बोलिए, किस तरह की व्यवस्था है? तो याद रखेंगे
परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ में साहित्य में परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस तरह का जी, समाजवादी व्यवस्था का। कैसी व्यवस्था का जी, समाजवादी व्यवस्था का। चलिए पुनः आ गया क्वेश्चन, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर अनुसार आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? कार्य कुशलता के लिए। देखिए ये बात जानते होंगे ना, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कार्य कुशलता के आधार पर श्रम का विभाजन होना चाहिए, ना कि जाति के आधार पर। आज क्या हो रहा है, समाज में जो जिस जाति का उसको उसी का काम करना पड़ता है। इसी को भीमराव अम्बेडकर ने गलत कहा था कि कार्य कुशलता के अनुसार किसका होना चाहिए, श्रम का विभाजन होना चाहिए, ना कि जाति प्रथा के आधार पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए मोती शब्द किस लिंग का उदाहरण? जल्दी बोलिए, मोती क्या है जी? मोती जानते हैं जी, पुल्लिंग शब्द है। मोती कौन सा शब्द है जी? पुल्लिंग शब्द है, याद रखेंगे। है देखिए शताब्दी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो शताब्दी क्या है जी? शताब्दी क्या है? स्त्रीलिंग है। ये सब चीज याद रखिएगा, थोड़ा समझिएगा। है देखिए सपेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सपेरा शब्द का स्त्रीलिंग जानते हैं, सपेरीन होगा। क्या होगा? सपेरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सपेरीन। है देखिए ये सब पढ़िएगा, अच्छा ना बन जाएगा सब, कोई बड़ा नहीं है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? तो कौन शुद्ध वाक्य है? देखिए बताइए कौन शुद्ध वाक्य है, इसको पढ़िएगा थोड़ा सा। चरखा काटना चाहिए, ये क्या है? शुद्ध वाक्य है। इसको देखिएगा थोड़ा सा, अपने पढ़िएगा, अपने समझ में आ जाएगा, इससे कोई बड़ा बात नहीं होता। देखिए दिया है लवारिस शब्द का उपसर्ग बताया, जानते जी? जो शब्द के पहले आता है उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग। जो शब्द के बाद आता है तो प्रत्यय कहते हैं। इसमें लवारिस में क्या आ रहा है जी? ला आ रहा है, तो ला क्या हो गया जी? उपसर्ग हो गया है। देखिए फिर आ गया क्या? प्रत्यय। रामायण शब्द में कौन प्रत्यय है? याद रखेंगे, रामायण शब्द में कौन प्रत्यय है? तो न यन यन आयंत, रज और आयंत नहीं बोलते हैं, रमाज और आयन। तो इसमें क्या हो जाएगा? आयन क्या हो जाएगा जी? प्रत्यय हो जाएगा। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। देशज कौन सा जी? कौरी। कौरी कैसा वर्ड है जी? देशज वर्ड। याद रखेंगे, कौरी कैसा वर्ड है जी? देशज वर्ड। निम्नलिखित में कौन विदेशज वर्ड है? बताइए विदेशज वर्ड कौन सा जानते हैं जी? विदेशज वर्ड है क्या? कालीन। कालीन जानते हैं, मिर्जापुर में बोलता है जी कालीन भैया। तो कालीन क्या है जी? विदेशज शब्द है। शायद वह गा रहा होगा किस काल का उदाहरण है? जल्दी बोलिए, शायद वह गा रहा होगा यह संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है। चलिए हिंदी में कुल कितने सर्वनाम आते हैं? जल्दी बोलिए, तो हिंदी में कुल कितने सर्वनाम आते हैं? 11। याद रखेंगे 30 का क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर 11। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम आते हैं? 11 है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? जल्दी बोलिए, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। श्रीनिवास। दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है जी? श्रीनिवास है। नगर शीर्षक कहानी में लेखक सुजाता का वास्तविक नाम क्या है? जल्दी बोलिए, लेखक सुजाता का वास्तविक नाम था एस रंगराजन। नगर कहानी में सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? एस रंगराजन। देखिए मूल रूप से राजस्थानी भाषा में रचित धरती कब तक घूमेगी, सीता की कहानी नहीं है जी, धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में हिंदी का अनुवाद किसने किया था? हिंदी में अनुवाद किया सावर दैया ने किया था। याद रखिए, हिंदी अनुवाद किसने किया था? सावर दैया ने। सीता नहीं होती है, तीनों बेटा के साथ खाना खाती है, घूमती रहती है, तब परेशान रहती है, कभी इस बेटा का खाना पड़ता है एक महीना, कभी उस बेटा का खाना पड़ता है, कभी उस बेटा का खाना पड़ता है, उसी का बोलता है। बहुत जबरदस्त कहानी है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट में। ढाते विश्वास शीर्षक कहानी में गांव के लड़के इकट्ठा करने के लिए स्वेच्छासेवक का गठन किसने किया था? जानते जी, स्वेच्छासेवक का गठन किसने किया था जी? गुणनिधि ने किया था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ज्योतिषी के कहे अनुसार कौन महीना मंगू के लिए आराध्य देव था? तो याद रखेंगे, मंगू के लिए कौन सा महीना आराध्य था जी? अगहन था आराध्य। घोड़े बेचकर सोने मुहावरा का जानबन करते हैं जी, बेफिक्र होकर सोना नहीं बोलते जी, बेफिक्र टेंशन फ्री होकर सो गया, मतलब घोड़ा बेच के सो गया। एक पंथ दो काज, एक साथ दो लाभ नहीं जानते? एक साथ दूसरा काम होता है उसको क्या कहते हैं? एक पंथ दुई काज। निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? मतलब कौन अशुद्ध है? कौन अशुद्ध है? तो याद रखिए, देखिए सोसाइटी दिख रहा है, अशुद्ध है। चलिए कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कुबेर का पर्यायवाची शब्द क्या है? यक्ष राज। देखिए कितना समझ। मनोरथ किसका पर्यायवाची है? जल्दी बोलिए, मनोरथ किसका पर्यायवाची है? इच्छा का।
रथ किसका पर्यायवाची है? इच्छा का। आधुनिक विलोम शब्द होगा, जल्दी बोलिए, आधुनिक विलोम शब्द किसका होगा जी? प्राचीन का। चलिए, घोड़े शब्द का बहुवचन क्या है? जल्दी बोलिए, घोड़े शब्द का बहुवचन है घोड़े। घोड़ा शब्द का बहुवचन क्या है? घोड़े। चलिए, मैं घड़ा भरता हूं, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? यह वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ये सब बराबर एग्जाम में आता है। चलिए बोलिए, कठोर किस शब्द का रूप का उदाहरण है? सॉरी, कटोरा। कटोरा किस शब्द का उदाहरण है जानते हैं जी? ये कटोरा जो है, बाटी, लोटा, कटोरा, ये सब कौन सा जी? देशज शब्द है। लिए जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक होता है, जानते हैं जी? पूर्व पद संख्यावाचक होता तो कौन समास कहेंगे जी? द्विगु। देखने से लगता है इसमें दो बोल रहा है, इसीलिए इसको कौन सा संख्यावाचक करता है? पानी का संज्ञा है, जल्दी बोलिए, पानी कौन सा संज्ञा है? याद रखिए, पानी कैसा संज्ञा जी? द्रववाचक। एग्जाम में करते पानी द्रव मात्रा में रहता है, इसलिए कौन संज्ञा करते हैं? द्रववाचक। अर्चना अत्यंत सुंदर है, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या है जी? तो प्रविशेषण है अत्यंत। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज एकदम बिल्कुल समझ समझ के बनाए, कोई दिक्कत नहीं। निम्नलिखित में कौन सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण है? सर्वनामिक विशेषण का उदाहरण क्या है? कोई आदमी। चलिए, सेनापति शब्द में कौन समास? जल्दी बोलिए, सेनापति शब्द में बताए थे हम, तत्पुरुष समास है। चलिए, वीणा पानी शब्द में कौन समास है? तो वीणा पानी में कौन समास है जी? द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में सरल वाक्य कौन है? जल्दी बोलिए, कौन है सरल वाक्य? तो याद रखिएगा, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होते हैं। कौन सा वाक्य है जी? सरल वाक्य है। निम्नलिखित में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ जी? आप भला तो जग भला, कहता है जी, आप भला तो जग भला। चमक शब्द का विशेषण क्या है जानते हैं जी? चमक शब्द का विशेषण क्या होगा? चमकी, चमचम, चमकीला। तो क्या होगा चमक शब्द का विशेषण? चमकीला। चलिए, जो युद्ध में स्थिर रहता, जानते हैं जी? युधिष्ठिर। जो युद्ध में स्थिर रहता उसको क्या कहते हैं जी? युधिष्ठिर। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके उसे क्या कहते हैं जी? अभेद। ये सब क्वेश्चन क्या है? बहुत जबरदस्त। लाभ के बदले हानि होना किस मुहावरा का अर्थ है जी? लेने के देने पड़ना। लेने के देने पड़ना मतलब लाभ के बदले क्या हो जाना जी? हानि हो जाना। भारत में प्रधानमंत्री किस पदबंध का उदाहरण है? तो प्रधानमंत्री भारत में किसका उदाहरण है? संज्ञा पदबंध का। शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ में साहित्य में कौन सी विद्या है? जानते हैं? शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी द्वारा लिखा गया है, शिक्षा शास्त्र है। विष के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? बताएंगे, विष के दांत शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। बताए थे जी, वहां पहले बता दिए थे। स्वामी विवेकानंद ने किसे वेदांतियों का वेदांती कहा? स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांती कहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वात्स्यायन रचित ग्रंथ कौन है? रचित कौन है? कामसूत्र। कामसूत्र किसके द्वारा रचित है जी? वात्स्यानंद के द्वारा। गुणाकर मूल्य के अनुसार दक्षिण भारत से नागरी या नंदी नागरी लिपि के लेख किस सदी से मिलते? जल्दी बोलिए, किस सदी से मिलते जी? 8वीं सदी से। बहादुर अपने घर से क्यों भाग गए? जानते हैं जी? बहादुर से जबरदस्त काम है, मां के मार के कारण क्या हुआ था? बहादुर घर से भाग गया था। चलिए कुछ क्वेश्चन है, तुरंत देख लेते हैं। किस मुगल सम्राट से गुरु नानक की भेंट हुई थी? जल्दी बोलिए। तो बाबर से हुई थी गुरु नानक की भेंट, ठीक है ना? 64 का, ठीक है। बाबर से हुई थी, गुरु नानक की भेंट हुई थी। चलिए, कवि रस खान रचित ग्रंथ सुजान रस खान में किस तरह की रचना है? जल्दी बोलिए, सुजान रस खान में किस रचना है? कृष्ण भक्ति की रचना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत जल्दी बता रहे हैं। मो आसुरवाहिनियां ले बरसो निम्नलिखित में किसका कथन है? जल्दी बोलिए, किसका कथन है? घनानंद का कथन है। चलिए, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन हिंदी साहित्य के किस युग के महत्वपूर्ण कवि है? जल्दी बोलिए, बताते भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि है। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार कौन अपने ही घर में प्रवासनीय है जी? भारत माता अपने घर में क्या है? प्रवासनीय है। पर है ना भारत माता, कौन लिखा जी? सुमित्रानंद पंत। भारत माता ग्राम वासनी खेतों में फैला श्यामल धूल भरा महिला सा आंचल, गंगा यमुना सी प्रवासनी भारत माता ग्राम वासनी। बड़ी जबरदस्त है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर किस रचना पर उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? जबरदस्त बताएं जी। उर्वशी पे उसे कौन सा पुरस्कार मिला था जी? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। है देखिए, बिरजू महाराज अपने बाबूजी से कितने रुपए नजराना देकर गांडा बंधवाया था जी?
तो 500 रुपया नजराना दिया था, तब उसका पिताजी उसको क्या बना था, गांडा बना था। डांस करने का एक होता है। लेखक अशोक वाजपेयी के अनुसार कन्फ्यूशियन संप्रदाय विश्वास करता है, किस पे विश्वास करता है जी, मौन पर विश्वास करता है। चलिए देखिए, पाठ पुस्तक में लेखक विनोद कुमार शुक्ल रचित, विनोद कुमार शुक्ल रचित कौन सी कहानी है, मछली, किस कहानी का संकलन से ली गई है, तो किसकी कहानी संकलन से ली गई है, मछली किसकी कहानी से संकलन से ली गई है, याद रखेंगे, महाविद्यालय। प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के रोचक शैली में लिखा गया व्यक्ति चित्र कौन सा है जी, जानते हैं जी बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां ने क्या लिखा जी, नौबत खाने में इबादत, बहुत जबरदस्त है जी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म जानते हैं, कहां हुआ था गांधी जी का जन्म जी, पोरबंदर गुजरात में हुआ जी गांधी जी का जन्म, यहीं पे मोदी जी का भी जन्म हुआ है। बहादुर शीर्षक पाठ में निर्मला जानते हैं, निर्मला कौन थी जी, लेखक की पत्नी थी निर्मला। निर्मला कौन थी बहादुर कहानी में, लेखक की पत्नी थी। सीता के बेटे को, सीता को कितने रुपये माहवारी खर्च देते थी, माहवारी खर्च कितना रुपया मिलता जी, 80 रुपया मिलता था। चलिए, मंगू के अलावा उसकी मां कितनी संतानें थी, याद रखिएगा, मंगू के अलावा उसकी मां कितनी संतानें थी, 3 संतानें थी। चलिए, लक्ष्मी के पति लक्ष्मण किस शहर में नौकरी करता है, बराबर बता जी, लक्ष्मी के पति लक्ष्मण कहां नौकरी करता था जी, कोलकाता में नौकरी करता था। चलिए, नगर, नगर शीर्षक कहानी में किस नगर के बड़े अस्पताल में लेके जा रहा, जानते जी, मदुरै में लेके जा रहा, किसको लेके जा रहा जी, पंपति को लेके जा रहा, किसको लेके जा रहा, पंपति को। चलिए, वल्ली अमल्ला की लड़की का नाम क्या था, होता है वही थी वल्ली अमल्ला की लड़की का नाम क्या, पामपति, पापति का लिखा, पापति नाम। चलिए, अमराई का कुआं जानते हैं, दही वाली मगम्मा कहानी में अमराई कुआं पे जाता है, उसी का जो हाथ पकड़ के कौन पकड़ता है जी, रगम्पा पकड़ता है, कौन पकड़ता है जी, रगम्पा। क्या बोलता है, मगम्मा तुम कितनी अच्छी हो, उसको ठगने के लिए जाता है, सोचता है उसका पैसा ठग ले, तो कौन हाथ पकड़ता है जी, रगम्पा। रगम्पा कौन था जी, जुआरी था, क्या करता था, जुआरी था, पैसा वैसा खेलते रहता था, सोचता था कि दही वाली मगम्मा से पैसा ले ले। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं जी, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं जी, 4 भेद होते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है जी, कर्ता कारक की विभक्ति क्या है, ने है। चलिए नेक्स्ट देखिए, खत्म होने वाला है। अर्थ की दृष्टि से वाक्य कितने भेद होते हैं, अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 भेद होते हैं। चलिए, ऐसे शब्द को क्या कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि का कारण की उत्पत्ति नहीं हो, ऐसे क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, अवयव कहते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन है जी, भाववाचक संज्ञा जानते जी, मिठास, मिठास कैसा संज्ञा जी, भाववाचक संज्ञा है। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है, तो किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है, तो भक्ति की ना, तो मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता में किस भाव की हुई है, अभिव्यक्ति की। लौट कर आऊंगा फिर, बड़ी जबरदस्त कविता है, लौट कर आऊंगा फिर। कविता में कवि किसकी गंध की चर्चा करते हैं, जल्दी बोलिए, गुलाब के फूल की, मेहंदी की, इत्र की, नारी के शरीर की, हरी घास की, किसकी करती व्याख्या जी, हरी घास की, मैं लौट कर आऊंगा फिर। अक्षर ज्ञान बताया था, अनामिका लिखी थी अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के आंसू कब आ जाते जी, कब आ जाता जी, खेलने नहीं, अंगों वर्ण नहीं लिख पाने का कारण माँ को क्या होता जी, बेटे की इस स्थिति पर आंसू आते, बेटे के आंसू कब आते थे, यह जब अंगों नहीं लिख पाता है तो शीर्षक कविता में बेटे के आंखों से आंसू आ जाते हैं। कवि वीरेंद्र डंगवाल ने किस काव्य संग्रह की साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, कवि वीरेंद्र डंगवाल को दुष्ट की श्रेष्ठता पे उसको क्या मिला था जी, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में लौटने के बाद कवि ने क्या देखा, तो क्या देखा जी, कवि ने जानते जी, बुरा चौकीदार वृक्ष नहीं था, बुरा चौकीदार वृक्ष को काट दिया था, नहीं था, एक वृक्ष की हत्या इसी बनाया गया। चलिए तुरंत देख लेते हैं, हिरोशिमा शीर्षक कविता अनुसार मानव का रचा हुआ सूरज क्या हुआ जी, मानव को ही खाक कर दिया, जला दिया। क्या था वो सूरज, परमाणु बम था, जानते हैं जी, फेट में न लिटिल हुआ बम था। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में महलों की नींव उखड़ जाती है का क्या तात्पर्य है, क्या तात्पर्य है, जनतंत्र की क्या जाती है, समाप्ति हो जाती है, महलों की नींव भी उखड़ जाती है, जनता ही सर्वोपरि है जनतंत्र में। चलिए
आध्यात्मिक शिक्षा से महात्मा गांधी का क्या तात्पर्य है? आध्यात्मिक शिक्षा का तात्पर्य है कैसी शिक्षा होनी चाहिए जी? हृदय की शिक्षा होनी चाहिए, एकदम एकदम बिल्कुल ज्ञान वाली शिक्षा होनी चाहिए। रामविलास शर्मा के अनुसार कला का पूर्णतः निर्दोष होना भी क्या है जी? पूरा निर्दोष होना भी क्या है जी? दोष है। कला में कुछ ना कुछ कमी रहती है, कोई भी आदमी पूर्णतः ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ कमी रहता है, यही बोला कला में कुछ कमी नहीं होना भी क्या है? एक तरह का दोष है। चलिए, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का व्यक्ति चित्र का क्या नाम है जी? तो व्यक्ति चित्र का क्या नाम है जी? देव नाम है। चलिए, कवि घनानंद ने पर्जन्य किसे कहा जी? तो कवि घनानंद ने पर्जन्य किसको कहा था जी? बादल को कहा था पर्जन्य। बिरजू महाराज के चाचा का नाम बताए जी, बता दें जी। बिरजू महाराज के चाचा का नाम था लच्छू महाराज। माजी और उनका पुत्र मंगू कहां भर्ती कराए थे जी? माजी और उनका पुत्र मंगू को, माजी और उनका पुत्र मंगू को कहां भर्ती कर आए थे? कहां जी भर्ती करके आए थे? याद रखिएगा, कहां भर्ती करके आए थे? अस्पताल में भर्ती करके आए थे। वल्ली अमरनाथ जब फसल काटने जाती थी तब वेतन के रूप में क्या मिलता उसको जी? तो वेतन के रूप में उसको जो है धान मिलता, जो फसल काटता था ना, वही धान चावल गेहूं कुछ ना कुछ उसको मिल जाता है। तो ये क्वेश्चन जो आपको बार बताए हैं, बहुत ध्यान से इसको पढ़िए, समझिए, हो सके 2 बार बनाइए। लेकिन एक आवश्यक सूचना जो आपको बताते इसको ध्यान दीजिए, आप जब भी एग्जाम दीजिए हिंदी का, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बुक का बनाइए चुन चुन के। बुक के बाद आप क्या बनाइए? ग्रामर बनाइए। बुक का पहले बनाइए, क्योंकि बुक की सही होने का चांस 100% होता है। ग्रामर में बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो सही होने का चांस थोड़ा सा कम रहता है, इसलिए पहले बुक का बनाए। बुक का खत्म होने के बाद जो बचे फिर जाके क्या बनाए? ग्रामर से बनाए। आज के लिए यही, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।